अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त सबसे बड़ी तलवार 9 मई के केसेस की लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल जैसा अहम केस जेर समाअत भी है। गो के सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत तौर पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत तो दी है, लेकिन अभी यह फैसला होना बाकी है क्या है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। जाहिर है बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर 9 मई की मनसूबाबंदी का इल्जाम है और अगर इस केस में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को अदालत की जानिब से कानूनी करार दे दिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता साफ हो जाएगा। पाक फौज पहले ही वाजे कर चुकी है कि 9 मई पर कोई समझौता नहीं होगा। गो के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के नतीजे में सजा पाने वाले कुछ मुजरिमान की सजा माफ हुई है, लेकिन पाक फौज मास्टरमाइंड को बेनकाब करने का मुतालबा कर रही है। ऐसे में अगर अदालत की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो पीटीआई बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। यही वजह है कि ये केस दिन ब दिन अहमियत इख्तियार कर रहा है और शायद इसी को देखते हुए आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के अलावा बाकी तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस का अदालतों में ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। इस समाअत में सबसे अहम रिमार्क्स जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर के थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मामले में हुकूमत के खुद मुनसिफ बन जाने पर बड़ा सवाल उठाया, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजर का अपने कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है। यानी बेंच में मौजूद जजेस के इस केस पर मुख्तलिफ ख्यालात हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस केस का फैसला बहुत दिलचस्प होगा। आज केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकती है? आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। ख्वाजा हारिस बोले कि कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वजारत दिफा की वकील से इस्तफसार किया कि आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। आइन का आर्टिकल 8 क्लॉज 3 अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? इस मौके पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा कि बहुत सादा सा जवाब है, अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट होगा, यानी वहीं पर ट्रायल चलेगा। बादशाह आईनी बेंच ने जेलों में 9 मई के मुजरिमान से मुतालिक पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल तो वजारत दिफा के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वजारत दिफा के मिलिट्री ट्रायल पर कोई फैसला नहीं दे सकती, ना ही वजारत दिफा अदलिया का कोई किरदार अदा कर सकती है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजर अपने अहम रिमार्क्स में आर्मी एक्ट की रोशनी में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल करने का हवाला दे रहे हैं। देखा जाए तो आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 21D में 2 ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमांड के खिलाफ बगावत, फसाद पर बर्पा करने के लिए इश्ताल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने तो उस सूरत में भी फ़ौज इसका ट्रायल 21D के तहत कर सकती है। अगर उससे फ़ौज के खिलाफ उकसाने का तासुर भी मिले तो इस सूरत में भी उस शख्स का ट्रायल किया जा सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत अगर किसी शख्स पर मुसल्लह अफवाज के किसी एहलकार को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सज़ा मौत है और उस सूरत में भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसके अलावा उस कानून के तहत मुजरिम को उम्र कैद या 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाकर उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले उस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे के इंदराज और मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन हतमी उस वक्त सामने आएगा जब अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। शौकत यूसुफजई साहब, ये ज़ाहिर है ये केस ऐसे मौके पर टेकअप हुआ है कि जब मुज़ाकरात भी जारी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेश नज़र इस वक्त ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और एक ऐसे वक्त पे कि जब ऑलरेडी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एंगेज कर रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी कंक्लूसिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने बहुत सारे शिकवे
बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार हुकूमत से किया है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहा है। अब एक तरफ 9 मई केसेस की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या ऐसे में कोई बेहतर बार्गेन या कोई दरमियानी राह, कोई दरमियानी सूरत निकल पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी रिजर्वेशंस है, अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, वो हुकूमत पे ये चार्ज कर रहे हैं कि वो संजीदा नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ संजीदा नहीं है। बारकैफ आज जो अदालत में अहम प्रोसीडिंग्स हुई हैं 9 मई से मुताल्लिक, लगता है यही है कि ये केस का फैसला अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकद्दर का फैसला भी डिटर्मिन करेगा कि पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा। एक तरफ 9 मई का मामला है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात है। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, 9 मई का जो केस है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला, इनफैक्ट वो अब आईनी बेंच में टेकअप हो गया और उसके अलावा तमाम तर केसेस को डीलिस्ट कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस केस का फैसला बड़ी तेजी से होने जा रहा है और यही फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा? देखिए, ये जो हमारे जो पार्टी का मौकफ था ना, वो बड़ा सिंपल भी था और बड़ा वाज़ेह था कि हम चाहते थे कि 9 मई के जो वाक़यात है ना, इसकी एक डिटेल हमें सामने आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बन जाता। न सिर्फ 9 मई बल्कि जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, ताकि लोगों को पता चलता है जो सियासी जमात को दहशतगर्द करार दिया गया, सियासी जमात के लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया। अगर सपोज आपने ये समझा कि 100 लोगों ने कोई जुर्म किया है, तो हम तो ये कह रहे थे कि जी आप इन पे साबित कर दें जुर्म, बता दें कि जी फलां ने ये किया है, तो बाकी पार्टी को तो दीवार से लगाने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह ये पार्टी सफर हुई है ये 2 सालों में, जिस तरह उसके साथ बिहेव किया गया, तो अब तो ये जरूरत है। अच्छा यूसुफजई साहब, देखिए, कमीशन बनाने का इख्तियार यकीनन वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर सकती है कि इसके ऊपर कोई तहकीकात की जाए या कोई कमीशन बनाया जाए, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है ना जब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल तो दीजिए, आप तहरीरी तौर पर ये लिख कर दे दीजिए कि आप कि ये मुतालबात हैं। आप लिख कर नहीं दे रहे, उसमें क्या इनसिक्योरिटी है पीटीआई की? देखिए, लिखने का कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि खान साहब से मुलाकात लाजमी थी और ये बार बार ये कहा जाता रहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता गुजर गया, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कराई गई। तो एक तरफ हुकूमत के जो लोग हैं वो तो मिलते रहते हैं अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान के साथ जो है ना एक्सेस नहीं दिया जा रहा। तो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की या तो नियत में कोई वो है या फिर ये खौफ में मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी तक ये अभी इस तरह जो है ना वो नहीं कर सके। तो मैं क्या हम कहने पे मजबूर हैं कि गवर्नमेंट का या तो नियत में फर्क है या ये खौफ में कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं ना कि 2 मुतालबात है। जब मुतालबात है ही 2 तो लिख कर दे दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? क्या या फिर कुछ ऐसा है कि इन 2 मुतालबात के अलावा भी कोई मुतालबा है पीटीआई का? हमारे तो मुतालबात 2 हैं, लेकिन अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती हमारी, तो हम क्यों इन मुज़ाकरात में अपना सर खपाएं और खामखा। देखिए, जब हुकूमती टीम जो है वो दिन में 2 दफा अपने लीडर के साथ मुलाकात कर सकती है, उनसे मुशावरत कर सकती है, तो एक तरफ हमारा भी तो लाजमी है ना कि इमरान खान से मुशावरत हो। हमारे जो लोग हैं वो खुद डिसीजन तो नहीं कर सकते ना, डिसीजन तो इमरान खान ही करेगा। तो उसके साथ जो भी बात होगी हम एक्सेस चाहते हैं। यूसुफजई साहब, हुकूमत ये तासुर दे रही है, हुकूमती हलकों से ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एनआरओ मांग रही है, अब या जो रिहाई का, गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान की रिहाई को रखते हैं, और असल में जो उनके पेश नज़र मुतालबा है वो ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये बात दुरुस्त है? क्या मुज़ाकरात में ये सर फहरिस्त मुतालबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए? देखिए, अगर इमरान खान ने एनआरओ लेना होता ना, तो अब तक उसको कितनी ऑफरें हुई हैं बनिगाला जाने की, मुल्क से बाहर जाने की, लेकिन वो एनआरओ के जरिए आएगा भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, वो अपने केसेस अदालतों में लड़कर आएगा। और अभी भी जो केसेस हम कह रहे हैं ना कि बेगुनाह वर्करों को रहा किया जाए, ये वो केसेस हैं जिनके कोई बुनियाद ही नहीं है, जो केसेस हैं ही नहीं, सिर्फ जाली बनाए गए हैं। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि थ्रू अदालतों से होकर आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये किसी पे वो कर रहे हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन। शौकत यूसुफजई साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आज बासर ज़राए से खबरें भी सामने आ रही थी कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट करने की जो ऑफ़र है या प्लान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही फ्लोट हुई थी, और उसके अंदर
एक बड़ी इस वक्त जो है वो मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इमरान खान से बहुत ऑन बोर्ड हैं और फिर समझे जाते हैं कि कंसर्न क्वार्टर्स और इमरान खान के माबैन भी कहीं ना कहीं वो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो उनकी तरफ से ये खुद फ्लोट किया गया, ये ऑफ़र फ्लोट की गई और ये कहा गया कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट बनी गाला में कर देने का ऑप्शन मौजूद है और कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन क़यादत जो है वो इसके ऊपर कायल नहीं हुई, कन्विंस नहीं हुई। तो ये खबरें भी हैं कि विद इन द पार्टी, यानी ये ऑफ़र कहीं मुक़्तदिर इदारों से नहीं आई, हुकूमत की तरफ से नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही ये राय थी या सोच थी। और उससे असल में पानी की गहराई नापना मकसूद, क्या सोच रहे हैं या क्या इस हवाले से पीटीआई के अपने अंदर क्या राय पाई जाती है। तो अल्टीमेटली इस ऑफ़र को, इस ऑप्शन को रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद जो है वो मीडिया टॉक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से एक बात सुनने को मिली कि हाउस अरेस्ट का जो ऑप्शन है उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो तासुर दे रही है कि असल में मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दो ही नहीं है, बल्कि इन दो मुतालबात के अलावा भी कुछ मुतालबात हैं जो मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे गए हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर लिख के दे, तभी बात आगे बढ़ सकती है। हुकूमत हो या फिर तहरीक इंसाफ, दोनों ही मुज़ाकरात को लेकर परस्पाई इख्तियार किए हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई है तो फिर मुतालबात को तहरीरी तौर पर लिख कर देने पर तैयार क्यों नहीं? और अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर वो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं करने दे रही है? और यही शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मीडिया टॉक की गई उसमें एक ही शिकवा रखा गया कि बानी पीटीआई से अगर मुलाकात नहीं करने दी जाएगी तो इसका मतलब है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। तो संजीदगी तभी वाज़ेह होगी जब बानी पीटीआई से बिला रोक टोक और जो है वो गैर मशरूत किस्म की मुलाकात करने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो क्यों इजाज़त नहीं देते सर? बहुत शुक्रिया रेहान तारिक। मुझे बताइए कि हमारे अलावा इनके साथ मुज़ाकरात इस मुल्क में करता कौन है? अगर हम ही संजीदा नहीं हैं तो इनके पास ऑप्शन क्या है? ये खुद संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर ये संजीदा होते तो इनके पास मल्टी ऑप्शंस होते मुज़ाकरात के, और इनको साफ साफ बता रहे हैं कि भाई अगर मुज़ाकरात को बचाना है और आपने पॉजिटिव और संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो करें। हमने तो बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपके जो दो मुतालिबात हैं वो कागज पे लिख के ले आए। इतनी बड़ी बात है रेहान तारिक साहब, मुझे आप बताइए, ये कौम ही बता दे, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई अलजबरे का सवाल तो इख्तियार अली साहब, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। वो कहते हैं मुतालबात है ही दो, ये दो ही मुतालबात है और बड़ा कैटेगोरिकली हम कह रहे हैं कि एक तो आप असीरान को रिहा करें, दूसरा ये कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करें। ये तो पूरी दुनिया जान गई, वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। इख्तियार अली साहब देखिए रेहान, मतलब ये कोई नन्हे की दुकान तो है नहीं, ये मोहल्ले की मासियों की लड़ाई तो है नहीं कि उसका राजीनामा तीसरे घर में। ये तो कुछ नेशनल लीडरशिप बैठी हुई है और वो कुछ मसाइल को हल करना चाहते हैं, जो शायद ये समझते हैं कि ये हल तलब है, और कुछ हम भी समझते हैं कि पॉलिटिकल हम आहंगी और मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए। अब अगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको एनआरओ फर्ज करे नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं लिखते? और अगर आपको कोई ऐसी बात जिसमें आप चाहते हैं कि इस मुज़ाकरात में कोई और फरीक भी शामिल हो तो नहीं, लेकिन उससे तासुर ये है ना, उससे तासुर ये इख्तियार वली साहब कि आप वो लिख कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि देखिए ये वो पर्चा है कि ये एनआरओ मांग रहा है, तो आप उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बैरिस्टर गौहर साहब अभी कुछ ही देर पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात की बंदिश जब तक हुकूमत हटाएगी नहीं तब तक हुकूमत की संजीदगी वाज़ेह नहीं होगी कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है। देखिए, जहां तक आपने बात की ना कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, हमेशा याद रखें जो लोग हुकूमत में होते हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, वो सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं, वो मामलात को हल करते हैं और उससे आगे निकलते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ये हमेशा अपोजिशन इसकी तलाश में रहती है। तो सर आप इस जिद छोड़ दें, मैंने पहले कहा था केड़ी जिद भैया, तहरीरी तौर पर नहीं लिख कर देते कोई मसला नहीं है, आपने ये जिद क्यों बना रखी है कि तहरीरी तौर पर देंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे? मैंने आपको बोला, मैं रिपीट करता हूं, ये कोई मोहल्ले की दो मासियों की लड़ाई थोड़ी है कि तीसरी मासी के घर में उसका राजीनामा हो रहा है। ये बाकायदा बैठे हुए हैं कौमी असेंबली में, मोस्टली इसमें अरकान असेंबली है, स्पीकर बैठा हुआ है,
दोनों जमात जो होती है, सरकारी मीटिंग जब होती है, उसका कोई तरीकाकार होता है, कुछ चीजें रिकॉर्ड बनानी पड़ती हैं कि आज अगर ये बात हुई तो उस पर हम इनको जवाब भी तहरीरी तौर पे देंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इनसे इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है तो वो हम तहरीरी तौर पर, हम इनको जवाब भी उस तरह देंगे। देखिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आप कोई बाइस शर्म मुतालिबा नहीं कर रहे, अगर उसमें कोई बाइस निदाम कोई मुतालिबा नहीं है जो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द मतलब आप अबव द लॉ आप कोई चीज नहीं मांग रहे, तो फिर आपको लिखने में क्या कबायत है? लिख दें, दे दें और बात को आगे चलाएं। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे अलावा आपके साथ न कोई बैठता है, न कोई आपको मुंह मत्थे लगाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कहीं आपने कोई जगह भी नहीं छोड़ी मुंह मत्थे लगने की। तो अच्छी बात है कि लिख लें। और मैं भी चाहता हूं कि मुज़ाकरात हो, पॉलिटिकल डायलॉग हो और ये लोग पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए और ये अपने जो इनका पार्लिमानी किरदार है वो अदा करें। ये बेचारे क्या हर जुमे को, हर 16-15 तारीख को चलो चलो डी चौक चलो। अब तो मेरे ख्याल में ये डी चौक का नाम सुनते भी ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अब आते भी नहीं, एहतजाज का भी नहीं, नाम लेकिन नहीं आज भी उन्होंने कहा तो कि ये सिविल लाफरमानी तहरीक जो है अभी भी ऑन कार्ड्स है, ऑन टेबल है। ऐसा नहीं है कि हमने वापस ले लिए। 31 जनवरी तक की जो कट ऑफ लाइन है मुज़ाकरात की मौजूद है, लेकिन वो ऑब्वियसली ऑप्शन अभी भी है जिसको कैपिटलाइज कर सकते हैं वो। रेहान, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। शुरू में हम इनको नहीं समझते थे कि ये किस तरह के लोग हैं। हम इनको पॉलिटिकल डील करते थे और हम समझते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये सियासी लोग हैं। अब हमें समझ आ गई है कि ये सियासत का लिबादा ओढ़कर अंदर कोई छुपी हुई मलेशिया है, जिनके जो बागडोर है तो वो इनके वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हिलाती हैं कि IMF को खत लिख दो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, आप ऐसा बयान दे दें, आप कह दें कि डू और डाई, फाइनल कॉल, अल जिहाद, 10-15 बंदे नाश्ते में खा जाओ। डी चौक से पहुंच रही पहले 4-5 रेंजर्स उड़ा दो, फिर 5-6 सिपाही उड़ा दो, फिर 2-4 अपने मरवा दो। ये अब हमें इनकी समझ आ गई है कि इनको किस तरह डील करना है। वक्त बड़ा लगा, मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब इनको हम डील कर सकते हैं। ये सिविल नाफरमानी की इनकी जो काल है, इंशाल्लाह कामयाब नहीं। सब इन 2 पॉइंट्स के अलावा तहरीक-ए-इंसाफ क्या मुतालबा ऐसा कर रही है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और जो आप चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर लिख दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा? 2 मुतालबात तो सबके सामने हैं, मीडिया पर भी हैं, पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। इन 2 के अलावा क्या मुतालबा है? वो 2 मुतालिबात के अलावा 3 मुतालिबात और जो आप मुझसे भी पूछना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। उसका मैं सिर्फ तर्जुमा आपको बता सकता हूँ, और तर्जुमा उसका ये है कि इमरान खान इज डिमांडिंग फॉर अ बिग NRO, और NRO हम नहीं दे रहे, और वो NRO खुद इनके साइज से भी बड़ा है। ये हमेशा आपने सुना होगा ना, ये अफगानी कंबल जो होता है, आप रास्ते में गुजरते हुए किसी से पूछें कंबल कितने का, कहते 20,000 का। आखिर में उसका सौदा 800 रुपए में हो जाता है। डिमांड ये बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, मान इन्होंने थोड़े पे जाना है। हमें पता है इनका तरीकेकार वही कंबल वाला है, हम समझते हैं, एंड वी नो वेरी वेल नाउ हाउ टू डील विद देम। अब अगर आपने पाकिस्तान की खातिर, हम तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम हुकूमत हैं और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझती है और रखती है। हम चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल खत्म हो। पाकिस्तान के देखिए रेहान, इनके मुतालिबात में ये है कहीं लिखा हुआ कि रोटी सस्ती कर दो, घी सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो, लोगों को रोजगार दे दो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं कि मुल्क की मईशत उठ जाए, पाकिस्तान की तरक्की की कोई बात है? ले दे के घूम फिर के अपनी जात से ये लोग घूमने फिरने नहीं, वाले वो तो ये कहते हैं ना कि आपकी भी हुकूमत ही जाली मैंडेट से आई है, ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, वो तो मानते ही नहीं आपको, तो आपसे ये मुतालबा क्यों करे वो? क्या आप ये कह रहे हैं कि 2 के अलावा ये मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा कर दिया जाए? अगर मानते नहीं है तो फिर हमारे साथ बैठ के उधर समोसे क्यों खा रहे हैं? वो तो हम उनसे पूछते हैं, वो तो कहते हैं जी आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बैठे इसलिए हम बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो हमें कोई शौक नहीं है इनके साथ बैठने का। अच्छा चले, फिर मेरा तर्जुमा भी ले लें। इन्होंने मिन्नतें की हैं तकरीबन 8 महीने कि हमने आर्मी चीफ के साथ बैठना, हमने DGI के साथ बैठना है। उन्होंने इनको मुंह नहीं लगाया। सियासी जमातों में एक ले दे के मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनकी आवभगत थी, वो भी खत्म हो चुकी। कल मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंडेट है
वो फॉर्म 47 का है। अब बताएं, जो 2018 की हुकूमत थी वो आरटीएस को बिठा कर लाई गई थी। तो अगर आपकी बुनियाद, आपका वजूद और इस सियासी दुनिया में आपकी पैदाइश ही वो हलाल नहीं है, तो आप क्या बात करते हो कि कौन 47 का है, कौन तो 45 फिर का है, इख्तियार कौन वली साहब, इस माहौल में तो 1947 का किसी है। भी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी तो रेहान, जिस तरह सवाल आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आज आप भी छुरी कांटा लेके ही निकले हो कि मुज़ाकरात जो है किसी तरीके से सबूताज हो जाए। मैं नहीं समझता कि अगर नीयत अच्छी हो तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अच्छा, इस तरफ से, सिंस मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड पीएमएलएन, तो वजीर आजम साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की और हमारी पार्टी की नीयत अच्छी है। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बात इनको भी, पीटीआई को भी और कौम को बताना चाहता हूं कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात किसी अच्छे साइड पे लग जाए और इसका नतीजा निकले। लेकिन हमेशा पीटीआई की सारी क़यादत, लीडर समेत, इनकी सोच 16 साल 17 साल लड़कों जैसी है। इनमें अभी तक पुख्तगी नहीं आई, मेच्योरिटी नहीं आई। ये हमेशा खेलते रहते हैं। जिस तरह इमरान खान ने नहीं कहा था कि साइफर के साथ खेलते हैं, ये साइफर के साथ भी खेलते हैं, ये मुल्क की सलामती के साथ भी खेलते हैं, ये फौज के साथ भी खेलते हैं, ये वर्दी के साथ भी खेलते हैं, ये मुल्क की बुनियादी असास और दो कौमी नजरिया के साथ भी खेलते हैं। खेल खिलवाड़ बंद करें। अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है, कुछ मैंडेट मिला है, तो अपना आईनी, जमहूरी, दस्तूरी और पाकिस्तान की हुबुल वतनी का जो आपका रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात सफ़र करने वालों को वीज़ा हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। वो लोग जो पाकिस्तान से दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, अब यूएई जाना चाहते हैं, उनको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें उससे भी बढ़कर ये है कि ये बताया नहीं जा रहा कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों किया जाता है, ये हो क्यों रहा है, और पाकिस्तानी जो है वो इससे सफ़र क्यों कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सादिक साबिर साहब, जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिक साबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बढ़ क्यों गई है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन को 90-95% जो है वो रिजेक्शन रेट हो गया है, जिससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तानी ट्रैवलर्स। तो आप ट्रैवल एजेंट्स इसको कैसे गेज करते हैं? बुनियादी तौर पर वजह क्या है? क्या अननोन रीजंस है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सर। इस वक्त हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री और जो पाकिस्तान है यूई वीज़ा के लिए खासे परेशान है। उसकी वजह ये है कि इससे कुछ 2 माह पहले उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर की थी यूई ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, कंफर्म होटल बुकिंग भी लगाएं और इसके अलावा टिकट भी परचेज करके साथ लगाएं। ये सब उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बावजूद भी यूएई एम्बेसी हमें रिजेक्ट कर रही है वीज़ा, और उसकी जो रेशो है हमारे में 99% जो है 100 में से 99% रेशो। अब तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप काइंडली वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद भी जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमें तकरीबन 650 दिरहम का लॉस हो रहा है पर पर्सन। और ये देखें कितना बड़ा रेवेन्यू है, जो पाकिस्तान का रेवेन्यू पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और बगैर किसी वजह के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सेम सिचुएशन जी यहाँ पे भी यही है बिल्कुल। देखिए 99% जो आप बता रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। और अमूमन ऐसा होता है ना कि आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर रिजेक्शन होती है तो आपको पता नहीं चलता, अननोन रीजंस होती है, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि रिजेक्शन क्यों हुई है। लेकिन कभी यूएई के बारे में तो नहीं सुना था कि वहां पे अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि रिजेक्शन बुनियादी तौर पे हुई क्या है। सबसे पहले तो रिजेक्शन होती नहीं थी, इतनी रेशो नहीं थी जितनी आप बता रहे हैं 99%। तो बहुत ज़्यादा है। तो अब जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंसी देते हैं, उनके नज़दीक क्या वजूहात हो सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या यूएई गवर्नमेंट एतमाद नहीं कर रही, बहुत इनसिक्योर है, और अगर इनसिक्योर है तो किन वजूहात की बुनियाद पे? सर इसमें जो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, यूएई गवर्नमेंट से बात करें। और आप ये देखें कि पहले पहले विदाउट एनी रिक्वायरमेंट जस्ट आप पासपोर्ट और पिक्चर स्कैन करके आप भिजवाते थे, तो यूएई गवर्नमेंट आपको वीज़ा इशू कर देती थी, और उसकी जो रेशो थी 90% थी वीज़ा इशुएंस की।
अब उन्होंने कहा है कि आप ये बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगाएं, उसके बावजूद 99% रेशो विदाउट एनी रीजन भी नहीं वो लोग हमें बता रहे हैं। और हम लोग अब प्रिकॉशनली हम क्या कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और तरफ कि आप किसी और कंट्री में चले जाएं। यूएई गवर्नमेंट हमें वीज़ा इशू नहीं कर रही है। तो इकाम बाला से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का लॉस है, जिसमें एक फैमिली वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं। जो लोग वहाँ पे एग्जीबिशंस पे जा रहे हैं, जिन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है वहाँ पे, वो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं और दूसरे जो वहाँ पे यूएई जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स देने के लिए, उनका भी लॉस हो रहा है। नहीं, ये यूएई गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ कर रही है, ये पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, या दीगर कंट्रीज के अंदर भी रिजेक्शन रेशो इतनी ही ज्यादा है जितनी पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है? सर ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तानी जो आवाम है वो फेस। ठीक, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम बदस्तूर बदअमनी में जल रहा है। जिला कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा रहने से मुतासरा इलाकों में अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। तफसीलात के मुताबिक रास्ते ना खुलने की वजह से जिला कुरम के लिए तीसरे रोज भी इमदादी सामान रवाना नहीं हो सका और कुरम के लिए इमदादी सामान लेकर 80 ट्रकों का पहला काफिला कल रहा था, लेकिन अद्वियात, सब्जी, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टिल में मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल कुरम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोकती है, क्योंकि हुकूमत ने जरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। अब इमदाद रोकने से आम आदमी मुतासर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की लपेट में है। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि दहशत गर्दों को सफ़े हस्ती से बटाया जा सके। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।